हेलो क्लास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है संचित बांसल और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस। मैं इस वीडियो को एक ओवरव्यू वीडियो बना रहा हूं। ओवरव्यू वीडियो में क्या होगा, हम पूरे चैप्टर को एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिटेल्ड डिस्कशंस नहीं करेंगे, डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा। अगर आप चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हो और आपके एग्जाम्स या फिर कोई टेस्ट पास में है तो आप इस वीडियो को देखिए शुरू से लेके एंड तक। आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है वो मैं एक बार टच करूंगा और उनका एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको एक बार सारा क्लियर हो जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे उनके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। राइट, तो इसमें मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले बहुत इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। क्या है, कहता है जो हम मैट्रिसेस बनाते हैं, जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो एक एरे में अरेंज्ड किए जाए। एरे में कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एरे जैसे कि मेरे पास मान लो कि टोटल 6 एलिमेंट्स है, 2 1 3 8 2 5। मेरे पास सेट ऑफ 6 एलिमेंट्स है जिनमें ये 6 एलिमेंट्स है, बट लेकिन इसको मैंने एक नॉर्मल सेट के बजाय एक एरे शेप में रखा है। एक एरे शेप में रखा है जहां पे कुछ रोज है और कुछ कॉलम्स है। यहां पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे कितने रोज है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। राइट, इसके 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यही से हमारा नेक्स्ट पार्ट निकलता है, दैट इज ऑर्डर में क्या होता है, कहता अगर आप कोई मैट्रिक्स है आपके पास, आप उसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हो तो उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम को प्रेजेंट करने का जो वे है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n तो m इज नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां से यह भी निकल के आता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स है बट आपको नहीं पता कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, तो आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी अगर मैं यहां पे देखो टोटल 6 एलिमेंट्स थे तो 2 × 3 करता हूं तो आंसर 6 आता है। राइट, अगर आपको कोई कहता है कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 7 रोज है और 12 कॉलम्स है, 7 रोज है और 12 कॉलम्स है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप 12 को डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 7 84 एंड दैट इज योर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे समझते हैं जो जितने भी एलिमेंट एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी पोजीशन होती है। ठीक है, जैसे ये 2 है, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये 1 है, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। जैसे ये 5 है, ये सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो बाय रो एंड कॉलम हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक पोजीशन होती है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये 2 है, 2 को मैं लिखूंगा A11, ये नोटेशन है A11। 11 shows the position of the row and number of this second number says position of the column। जैसे ये 3 है, 3 को मैं लिखूंगा, 3 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। ऐसे अगर 2 की बात करता हूं तो ये वाला 2, इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। राइट, तो कहीं पे अगर आपको aij दिखाई दे तो यहां पे मतलब है I इज द नंबर ऑफ रो या पोजीशन ऑफ रो बोल सकते हो आप। ठीक है, J इज द पोजीशन ऑफ द कॉलम। ठीक है, अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे कि बताइए कि A2,1 एलिमेंट कौन सा है, तो आप देखोगे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 8। राइट, तो चलिए लगे हाथ इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं। एग्जांपल में हमें पूछा जा रहा है फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 वेयर Aij इज दिस। राइट, सबसे पहले मैं ऑर्डर पे आता हूं, 2 × 2,
यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो भी मुझे मैट्रिक्स फाइंड करनी है उसके टोटल एलिमेंट्स 4 होंगे, ठीक है। और वो कैसी शेप की मैट्रिक्स होगी वो जरा हम ध्यान से देखेंगे। 2 क्रॉस 2 यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी, ठीक है। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट लिखता हूं वो बनता फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बट कॉलम तो 2 ही है मेरे पास, तो मैं इससे आगे नहीं लिख सकता। अब मैं वर्टिकली चलता हूं, एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसके मैं आगे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो बन जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, और कॉलम मेरे पास सिर्फ 2 है, ठीक है, सिर्फ 2 कॉलम है। ऐसे अगर मैं इससे नीचे जाऊं तो वो बनेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कॉलम तो ठीक है हमारी, बट लेकिन रो जो है वो थर्ड चली जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सेकंड रो और सेकंड कॉलम तक ही जाना है, राइट। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स जो मुझे फाइंड आउट करने हैं। अब A11 जिसका I भी 1 है और J भी 1 है, और Aij हमें दिया हुआ 2i + j का होल स्क्वायर बाय 2। अगर मुझे A11 फाइंड आउट करना है तो मैं I और J की वैल्यू यहां पुट करूंगा। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2, राइट। ऐसे A12 फाइंड आउट करूंगा। 3 का 2 1, 1 + 2, सॉरी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 8, ठीक है। 1 3, सॉरी 2 1, 2 1 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 2 2 4, 4 + 2 6, 6 36 बाय 2 18। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 बाय 2 8 25 बाय 2 18। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जो मैंने टाइप्स लिखी है इसमें से कुछ टाइप्स ऐसी होंगी जो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करता है कि उसकी जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप के अंदर आती है। और कुछ मैट्रिसेस ऐसी हैं जो उनके एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, कि जो जैसे उनके एलिमेंट्स है उसके बिहाफ पे उनकी जो टाइप है वो डिफाइन होती है। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स के अंदर अगर आपका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस n शेप का हो, 1 क्रॉस n शेप का हो, मतलब जो रो है वो सिंगल हो, कॉलम्स n हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने मर्जी कॉलम्स हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल भी लिख लेते हैं साथ के साथ, 1 2 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। अगर आप वर्टिकली देखो, हॉरिजॉन्टली देखो तो एक रो है 1 क्रॉस 5, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सिमिलरली आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स, ये भी उसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है, और इसमें वाइस वर्सा हो जाता है। इसमें कॉलम सिंगल होगा और रोज ज्यादा हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखो हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो आपको 5 रोज दिखाई देंगी, वर्टिकली आपको एक ही कॉलम दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी इसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर आपको मालूम है कि एक रैंडम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n। अगर m क्रॉस n में दोनों जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो सेम हो जाए, यानी आपका ऑर्डर n क्रॉस n शेप का हो जाए, ठीक है, दोनों सेम आ जाए, तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर 1 क्रॉस 1 आ जाए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है 2, तो इसका ऑर्डर तो 1 क्रॉस 1 हुआ ना, ठीक है, रो भी एक है कॉलम भी एक है। ऐसे ही अगर कुछ ऐसा आ जाए 3 1 4 6, इसे बोलते हैं 2 क्रॉस 2। ऐसे ही 3 वाला भी आ सकता है, 1 2 3 1 9 1 9 1 7 4 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है। 3 रोज है 3 कॉलम है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है, डायगोनल मैट्रिक्स उसके टाइप ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सब मैट्रिक्स की एक कॉमन ट्रेंड है इसके अंदर कि ये तीनों मैट्रिसेस जो है वो
स्क्वायर मैट्रिसेस की कैटेगरी के अंदर ही आती है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही हो सकती है जो स्क्वायर होगी, ठीक है। स्केलर भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि डायगोनल में होगा क्या। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने अभी बोला ये तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो सकती हैं। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, मैं लिखूंगा एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऑल आर जीरोस, ठीक है। चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं 3x3 की, वहां से आपको बात समझ में आएगी। 2 0 0 0 1 0 0 0 3 कहता आप ये जो लेफ्ट टू राइट डायगोनल है ना, कहता इसके अलावा आप जितने भी एलिमेंट्स देखोगे वो सारे के सारे अगर जीरो है, डायगोनल नॉन जीरो है, और डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स अगर वो सारे जीरो है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये बात क्लियर होगी, सिंपल सी बात है। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर जीरो, ये सब सेम है यहां तक। बट लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो तो होंगे ही, बट सारे के सारे सेम होंगे। मतलब जैसे यहां पे 2 1 3 तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, अगर मैं 2 1 3 की बजाय यहां पे 2 2 2 लिख देता हूं, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बट लेकिन ये साथ में स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। अगर मैं 2 2 को उठा के यहां 1/3 1/3 1/3 रख देता हूं तो वो भी ठीक है। मैं कुछ भी नंबर्स रख दूं यहां पे, बट तीनों सेम हो और बाकी सारे जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसी सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी सारी कहानी सेम है, बट लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो कह रही है कि जो यहां पे 2 2 2 रखे हैं आपने, जो सेम एलिमेंट्स रखे हैं वो आपको 2 2 2 की बजाय 1 1 1 ही रखने हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये ऐसी मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। चेंज हो सकता है तो उसका ऑर्डर, अभी ये 3x3 है, ऐसी आप 2x2 की बना सकते हो, ये तीनों में बना सकते हो बेटा, डायगोनल में भी, स्केलर में भी, आइडेंटिटी में भी, तीनों में। स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है आप 2x2 भी बना सकते हो। जैसे मैं बना रहा हूं आइडेंटिटी 1 0 0 1, ठीक है। ऐसी अगर मैं एक स्केलर बना देता हूं, क्लियर, तो ये होते हैं डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नाम अपने आप में बोल रहे हैं नल मींस समथिंग विच इज नॉट देयर। नल मींस जितने भी आपकी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है, अब वो सारे के सारे अगर जीरो होते हैं, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर क्या है, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। जैसे मैं बना देता हूं, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसमें बोलेंगे नल मैट्रिक्स। आई होप यहां तक ये सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? कहती है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, वापस आ जाओ जरा डायगोनल वाले पे, इसी पे मैं आपको लोअर ट्रायंगल भी समझा देता हूं। कहते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, मैं फिर से लिख लेता हूं 2 1 3 0 0 0, नाउ दिस इज द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो डायगोनल को इग्नोर करो, आपको दिखाई देगा बचा हुआ पार्ट दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो वन ट्रायंगल, ठीक है। अब दो ट्रायंगल्स हो गए, एक ट्रायंगल है कंप्लीटली जीरो है, एक ट्रायंगल है वो नॉन जीरो है। एक ट्रायंगल देखो कंप्लीटली जीरो मींस उसके सारे एलिमेंट जीरो है, दूसरा ट्रायंगल है वो कंप्लीटली जीरो नहीं है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो भी है, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? अब देखो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल को, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ऊपर वाली साइड पे है। अब बहुत ध्यान से सुनो, इसमें छोटी बड़ी बारीक सी बात है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि लोअर ट्रायंगल जो होगा वो नॉन जीरो होगा। आई रिपीट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जो ट्रायंगल लोअर है बेटा वो नॉन जीरो होगा, अपर वाला जीरो होगा। लोअर नॉन जीरो, अपर वाला जीरो, ठीक है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं,
ठीक है, तो ये हुआ अपर ट्रायंगल, ये हुआ लोअर ट्रायंगल। अब इसमें अपर ट्रायंगल नॉन जीरो तो मैं इसे बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर के साथ ही आप यहां पे लिख सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोलो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है और अगर इक्वल होती है तो उसमें हमें फिर क्या देखने को मिलता है ये समझेंगे। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी, पहली चीज कंडीशन है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरा उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिखी हुई है, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये पड़ी है 2x3 ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स ये पड़ी है 2x3 ऑर्डर की। अगर ये दो मैट्रिसेस सेम है, मुझे चेक करना है ये दो मैट्रिसेस सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, तो उस केस में मैं दो चीजें देखूंगा, इनका ऑर्डर और इनके ऑर्डर के साथ मैं देखूंगा इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। जो ए है, अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो मैं यहां से ये फिगर आउट कर सकता हूं कि जो ए है वो पी के इक्वल होगा बेटा, बी जो है वो क्यू के इक्वल होगा, सी जो है वो आर के इक्वल होगा, सिमिलरली डी जो है वो एस के इक्वल होगा, ई जो है टी के इक्वल होगा, एफ जो है वो यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होंगे। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड, ऐसे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड सच दैट, हमें दो मैट्रिसेस दी है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और कहा गया है कि जो ए एंड बी मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल है। फटाफट इसका ऑर्डर देख लेते हैं, 2,3, 2x3 इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर अगर आप देखेंगे वो 2x3 है, यानी ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल हो सकते हैं। इक्वल होने के बाद हमें कहा गया कि ए बी के इक्वल है तो उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो मैं चाहता हूं आप यहीं से इन्हें इक्वेट करके देखिए जरा। अगर हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, दैट मींस x माइनस 2 इज इक्वल टू y होगा। सेकंड एलिमेंट थर्ड के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, 3z के इक्वल होगा, 2z जो है वो 6 के इक्वल होगा, 18z जो है वो 6y के इक्वल होगा, y प्लस 2 जो है वो x के इक्वल होगा, 6z जो है वो 2y के इक्वल होगा। आपको 6 इक्वेशंस मिल जाएगी और बहुत इजीली आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एक्स वाई जेड की। z की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल गई है, ठीक है, z की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। आप z की वैल्यू यहां पुट कर लो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो z की वैल्यू 3 है वो यहां पे पुट कर सकते हो। z की वैल्यू 3 जब आप यहां पे पुट करोगे 6 × 3 18 हो जाएगा, 18 ये 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। अब आपके पास y की वैल्यू भी है, आपके पास z की वैल्यू भी है, ये पड़ी आपके पास y की वैल्यू और ये भी z की वैल्यू। आप x की वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पुट करूँ x इज y प्लस 2, 9 प्लस 2, x विल बी 9 प्लस 2 दैट इज 11, x की वैल्यू 11। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए हमें दो मेजर चीजें समझनी होंगी। एक समझनी होगी कि इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है और प्रोसीजर क्या है कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 2x3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है, सॉरी ऑर्डर इज 3x2, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, इसका भी ऑर्डर है 3x2। तो कंडीशन के अंदर है ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आपके बेटा मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो कोई भी मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती एक दूसरे के साथ। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअली में ऐड होगी कैसे अगर ऑर्डर सेम आ जाते हैं। तो आप इसको कैसे इमेजिन करोगे, आप ऐसे इमेजिन करोगे कि आपने ये मैट्रिक्स उठा के इसके ऊपर रखनी है। जस्ट इमेजिन इट कि इसके आपने ऊपर रखनी है, तो जो भी एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। या मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं कि अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, जैसे मैं अगर इसको उसके ऊपर रखता हूं तो 9 के ऊपर 1 आएगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, 9 + 1 10, 1 + 2 3, 8 + 1 9, 4 ± 2 2, 3 + 4 7, 6 + 3 9। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होगा जो पिछली दो मैट्रिसेस का था। सिंपल है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। स्केलर मींस बेटा नंबर, कोई भी नंबर, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, एक फिक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। मैट्रिक्स एक एरे है, नंबर एक सिंपल नंबर है, अगर आप एक नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कंडीशन क्या है और किस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। कंडीशन यहां पे कोई नहीं है, मैट्रिक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है, उसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे कंडीशन नहीं है, आपको समझना है कि ये मल्टीप्लाई होगा कैसे। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया मैंने, 2 3 4 5 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया है, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, राइट। आप हमें फाइंड करना है, फाइंड 4a। 4a मीन 4 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो मेरा 4 है वो मेरा स्केलर है और जो ये a है ये मेरी एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। जब स्केलर एक मैट्रिक्स के अंदर जाता है बेटा, वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 8 12 16 20। ये मेरी एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। क्लियर? तो इस तरह से मैं एक नंबर को अंदर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और लेना चाहता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 2 रोज है, 4 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 4, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? -4 -6 -8 -10, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 0 -18 -8, राइट। तो ये मेरी नई मैट्रिक्स बनती है। क्लियर है? इस तरह से हम एक नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जितना स्केलर मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है? कहता अगर आपके पास एक नंबर है k स्केलर, ठीक है, 2 मैट्रिसेस है a b, a प्लस b, अगर 2 मैट्रिसेस ऐड हो रही है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ka प्लस kb। आप a प्लस b ऐड करके फिर k से मल्टीप्लाई करो, या फिर k को इंडिविजुअली दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो। अगर आपके पास 2 स्केलर्स हैं k प्लस l और मैट्रिक्स है a, तो आप उसको पहले k को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर l को a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ऐसा भी काम कर सकता है, ठीक है। अगर 2 स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में आप चाहो तो l को अंदर a से मल्टीप्लाई कर लो, फिर k को a से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर k को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर l को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली -k इंटू a के साथ भी होता है। -k इंटू a, आप माइनस है, चाहे आप माइनस पहले अंदर ले जाइए, ठीक है, या फिर पहले आप k a को मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर आप एक स्केलर 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि किसी भी तरीके का चेंज क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप -1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट एक नेगेटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को हम -a भी कह सकते हैं, राइट। ओके, अब इससे अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, और मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का वे क्या है बेटा? अभी हमने इससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीखी है और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीखी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस को लिखा जा सकता है प्लस ऑफ -1, ठीक है। तो मैं इसको प्लस -1 को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं, दैट विल बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें आपको करना क्या है? आपको एक तरह से उन्हें ऐड ही करना है, बट ऐड करने से पहले माइनस को अंदर ले जाके b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी a माइनस b। एक ये तरीका है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं a एंड b और आप उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे एडिशन वाली मैट्रिक्स में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिक्स में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल करवा देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 1 4 0 -1 2 3 1, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। 2 - 1 1, 1 - 2 -1, 4 3 4 - 3 1, 0 - 1 -1,
तो ये आपके पास एक इन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन आ गई। ये एक डायरेक्ट वे है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस को अंदर ले जाओ, ठीक है, बाहर प्लस आ जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो सबके साथ लग जाएगा, फिर आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दो, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ध्यान से सुनना। अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बारे में। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इससे पहले हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एक स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता था। अब है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहां पे मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब वो कैसे होगी जरा वो देखते हैं। मेरे पास दो मैट्रिसेस पड़ी है, मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, यानी दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने के पीछे क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशन के अंदर जो सबसे मेजर कंडीशन है वो एक है कि जो भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आपकी पहली मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स यानी जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स होगी, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बस इतनी सी कंडीशन है। कहता है कि पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स के जो रोज हैं, इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आप पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखिए, दूसरी मैट्रिक्स के रोज देखिए, बस आपको इतना देखना है। नो मैटर व्हाट कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में क्या पड़ा है, हमें से फर्क नहीं पड़ता, इसके कॉलम और इसके रोज देखने। यानी अगर आपके पास कहीं पे एक मैट्रिक्स है M1 क्रॉस N1 ऑर्डर की और दूसरी मैट्रिक्स है M2 क्रॉस N2 ऑर्डर की, राइट। नाउ अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर M1 क्रॉस N1 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर M2 क्रॉस N2 है, तो उस केस में अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आपको चेक करने हैं फर्स्ट के कॉलम्स और दूसरे के रोज। अगर ये दो नंबर्स इक्वल आते हैं तो आप कहेंगे कि यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई करते कैसे, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के लिए आप पहले फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो उठाते हैं, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम उठाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपने इसको उठाया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में फिर आपको इन्हें ऐड करना है। 1 into 1 1 प्लस 2 into -1 प्लस 2 into -1 -2 प्लस 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 1 into 2 2 प्लस 3 into -1 -3। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into -2 -2, 2 into 1 प्लस 2, 1 into -1 -1, 1 into 4 प्लस 4, 3 into 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस मैट्रिक्स में भी जो मैं नया अगली कैलकुलेशन करूंगा वो नई मैट्रिक्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की कैलकुलेशन होगी। इसको इसके साथ 2 1s are 2 प्लस 3 into -1 -3 प्लस 1 into 1 प्लस 1, 2 into 2 4, 1 into -1 -1 प्लस 4 -1। नेक्स्ट 2 into -2 -2, 3 into 1 3, 1 into -1 -1, 2 into 4 8, 1 into 1 1। आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें ऐड करके आंसर आ रहा है। इसको ऐड करोगे -1, इसको सॉल्व करोगे 6 3 9। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके चेक भी कर सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। बट उससे पहले एक छोटा सा पार्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए और आपको काम भी आएगा। ये जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में आपको ज्यादा काम आता है। कहता है कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो गए, जो रिजल्टेंट न्यू मैट्रिक्स आई है, इसका ऑर्डर आप यहां से पता कर सकते हो कि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, हमारी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2, ठीक है। और ये कैसे आएगा, कहता पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स, अगर आप इन्हें कंबाइन कर दो, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कह रहा था, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सके। जो रिजल्टेंट न्यू मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी, M1 क्रॉस N2, M1
क्रॉस N2, ये आपके न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो अगर आप कहीं पे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप अगर देखना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स का जो कंबाइन करके ऑर्डर बनेगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा गलतियों का कारण बनता है जो बच्चे इसको नहीं समझते हैं। कहता है कि दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। मैं वर्ड कम्यूटेटिव का मतलब समझाता हूं। नॉर्मली जब हम अलजेब्रिक नंबर्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल होता है ना। तो चाहे मैं a मल्टीप्लाई बाय b करूं, इस केस में अगर मैं इनको a और इसको b बोल रहा हूं, चाहे b मल्टीप्लाई बाय a करूं, ये हमेशा सेम आते हैं। आप कोई भी दो नंबर उठा लो, ये a b हमेशा ba के इक्वल होता है। हमें फर्क नहीं पड़ता नंबर्स को कैसे इधर उधर कर सकते हैं, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स a एंड b है, तो अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में b मल्टीप्लाई बाय a सेम नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि a b तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट b और a मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, क्योंकि ड्यू टू जो कंडीशन जिसे हमने पहले डिस्कस करी है वो कंडीशन ही अप्लाई नहीं होती, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाते। बहुत बार ऐसा होता है, अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर आंसर जनरली सेम नहीं आते। ऐसे नहीं कि कभी आ ही नहीं सकते, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेम नहीं आते, बहुत कम केसेस में वो सेम आ भी जाते हैं। राइट, सो नॉट कम्यूटेटिव का सिंपल सा मतलब है ए बी बी ए के इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है अनटिल और अनलेस हमें क्वेश्चन में गिवन हो। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। कहता है अगर 3 मैट्रिसेस है, ठीक है, तो चाहे तो पहले आप BC को मल्टीप्लाई कर लो, फिर A से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, चाहे पहले आप AB को मल्टीप्लाई कर लो, C से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो सकता है, दे आर इक्वल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब क्या है बेटा, कि अगर कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, तो आप इसको लिख सकते हो ab प्लस ac, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। नेक्स्ट इज अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है, ये एक ही तरीका है समझने का। a मल्टीप्लाई बाय c विल बी इक्वल टू प्लस नॉट इक्वल टू ac प्लस bc। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी। कहता है अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास a, आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। या आप ध्यान रखना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर की आपका a है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो a भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी की। मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी में क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स a जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस केस में इसका मतलब यह है बेटा कि जो i मैट्रिक्स है, हमें पता है क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और a भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होनी चाहिए, अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2 होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे आप a मल्टीप्लाई बाय i कीजिए, चाहे i मल्टीप्लाई बाय a कीजिए, दोनों केसेस में आंसर जो है वो a ही आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने में उसमें कोई चेंज नहीं करती है, ठीक है। हाँ, बस एक कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जिस ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी है उसी ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स होना जरूरी है। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि दोनों m क्रॉस n दोनों सेम होने चाहिए। मल्टीप्लीकेशन विद नल मैट्रिक्स। कहता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स ए को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अब ए मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, बस मल्टीप्लीकेशन का जो और कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स ए जो है वो किसी नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो फिर आंसर में नल मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है, चाहे आप नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करो। आई होप यहां तक सारे पार्ट समझ में आया होगा। अब अगला समझेंगे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कहता अगर एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हो तो बहुत सिंपल काम है। आपको करना क्या है, आपको उसकी सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं पहले इसका ऑर्डर देख लेता हूं क्या है। इसमें 3 रोज है और 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, ठीक है। कहता आपको करना क्या है, इन सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी फर्स्ट रो पिक करो, ठीक है, उसे 90 डिग्री पे घुमा दो और आप कॉलम बना दो 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1। ऐसे ये रो है, उठाओ और घुमा के यहां रख दो
1 0 -1 2 3। सिमिलरली नेक्स्ट रो उठाओ, घुमा के यहां रख दो 0 1 2 1 1। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स हुई, ये उसका ट्रांसपोज। अब जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 5 क्रॉस 3, 5 रोज है 3 कॉलम्स है। ठीक है, आप हमेशा जब भी आप नेक्स्ट टाइम से ट्रांसपोज सुनोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज दौड़नी चाहिए कि रो उठाओ उसे कॉलम बना दो, रो उठाओ कॉलम बना दो, रो उठाओ कॉलम बना दो। ठीक है, चलिए इसमें एक और फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो आपके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा, यानी यहां पे ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे भी मैंने बताया कि आप रोज को कॉलम बना रहे हो, तो जैसे जो नंबर ऑफ रोज थे यहाँ पे वो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, और सिमिलरली कॉलम्स जो है वो वाइस वर्सा रोज बन जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, इसकी फर्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ए ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज किया, जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है आपने फिर से उसका ट्रांसपोज किया, कहता जब आप एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हो तो वो मैट्रिक्स फिर से आ जाती है, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि पहले आपने रोज को उठा के कॉलम बनाया, आपने फिर से रोज को उठा के कॉलम बनाया, तो वो मैट्रिक्स दोबारा से फॉर्म हो जाएगी। तो एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स खुद वापस आ जाती है। आप रैंडमली अपनी चॉइस की कोई भी मैट्रिक्स उठाइए, ठीक है, खुद बना लीजिए कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, देखना जो आप मैट्रिक्स पहले बनाई होगी वही वापस आ जाएगी। देन देयर इज सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। कहता है अगर आप ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज जब अंदर जाता है तो कोई चेंज नहीं करता, दोनों अलग अलग ट्रांसपोज होके ऐड हो सकते हैं। फिर है के ए पावर ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, के ए का ट्रांसपोज है कि अगर किसी स्केलर मल्टीप्लाई हुआ एक नंबर के साथ, उसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप ये के को बाहर निकाल के ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज भी होगी। ए बी का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, जब ये ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है उनका होल ट्रांसपोज हो, जब ये ट्रांसपोज अंदर जाता है तो वो अंदर जाने के बाद अंदर वाले दोनों मैट्रिसेस को इंटरचेंज कर देता है, ये अंदर जाके बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ ए बी ट्रांसपोज था, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। अगर आप इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस। ये यहाँ पे 2 मैट्रिसेस के लिए, ये 3 के लिए, 3 से ज्यादा के लिए भी काम करता है। अगर एबीसी का होल ट्रांसपोज मैं कर रहा हूं बेटा जी, एबीसी का होल ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो एबीसी का होल ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं इसका ट्रांसपोज अंदर लेके जाता हूं तो ये अंदर वाले सबको जो है चेंज कर देगा। ठीक है, इनकी पोजीशन जो है एकदम रिवर्स हो जाएगी, जो लास्ट में वो फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सारी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, जो एबीसी है वो सीबीए हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड था, अब थर्ड सेकंड फर्स्ट हो गया। ऐसे 1 2 3 4 होता तो यहाँ 4 3 2 1 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में जब अंदर जाता है तो वो सबकी पोजीशंस को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, एक लास्ट बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे बेटा, ट्रांसपोज के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और है, ट्रांसपोज का साइन में हम ए के सुपरस्क्रिप्ट में टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपको ये भी बहुत कॉमनली दिखाई देगा, ए डैश। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है जरा ध्यान से समझना। ये माइनर्स और कोफैक्टर्स में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो माइन्यूट सा डिफरेंस बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो इन दो टॉपिक्स को बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आ सके एक माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर पड़ा है, हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडिविजुअल माइनर होता है। ठीक है, और उस माइनर को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, लेट्स से अब मुझे 2 का माइनर लेना है। 2 का माइनर लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 के माइनर के लिए मैं इसकी रो और इसके कॉलम को इग्नोर करूंगा, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। -2 × 2 -4, माइनस 1 × 4 1, -4 -4, तो -4 विल बी -8, तो m11 विल बी -8। ऐसे M12 जो एलिमेंट आप उठा रहे हो बेटा, जिसका माइनर आपको निकालना है, आपको उसकी पूरी रो और उसका कॉलम इंक्लूडिंग दैट नंबर आपको इग्नोर करना है। जो बचा हुआ पार्ट है 3 4 0 2, आपको इस पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 3 2 6 -0 4 0, दैट इज 6। ठीक है, ऐसे ही आप 1 3 इसके लिए भी निकाल सकते हैं। ये गई रो गई, कॉलम गया, 3 1 3 2 1
ऐसे आप इसके लिए भी कर सकते हैं, 2 - 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सब भी सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कोफैक्टर्स के लिए। कोफैक्टर्स में आपको लगभग सेम काम करना होता है। 2 का कोफैक्टर निकालना है आपको, तो 2 की रो गई, कॉलम गया। ठीक है, आप बचे हुए पार्ट का डिटर्मिनेंट करते हैं, बचे हुए पार्ट की वैल्यू सिमिलरली जब मुझे 2 का कोफैक्टर निकालना है तो उसके 2 को मैं हाईलाइट करूंगा, 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया, बचा हुआ जो पार्ट है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 × 2 -4 -4 -4 -8। बट यहां पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो भी ये तो माइनर ही हमने निकाल लिया उसका, है ना, तो माइनर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, दैट इज -1 की पावर i प्लस j। अगर आपको याद है तो इसी वीडियो की बिगिनिंग में हमने i प्लस ए, आई और j की बात करी थी। i और j होती है पोजीशन, जैसे 2 की पोजीशन है 1 × 1, बिकॉज उसका वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और जो ये 1 है जैसे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसके लिए जो इसकी पोजीशन है वो 1 1 है, इसकी पोजीशन है वो 1 2 है। अगर इसकी पोजीशन 1 1 है तो मैं यहां पे पुट करूंगा 1 + 1 2 -1 की पावर 2, दैट विल बी +1, सो ओवरऑल विल बी -8। सिमिलरली C12 के लिए माइनर तो मैं बिल्कुल सेम तरीके से निकालूंगा जैसे मैंने निकाला। उसके बाद बट माइनर में जो हम नहीं करते और जो इसमें करते हैं वो है ये -1 की पावर इसकी पोजीशन का एडिशन। इसकी पोजीशन क्या है 1 2 1 + 2। ठीक है, -1 की पावर 3 विल बी -1, तो ओवरऑल आ जाएगा -6। अब यहां पे जो माइनर था वो +6 था, बट जो कोफैक्टर है वो -6 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे C13 के लिए भी फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट -1, इस -1 का कोफैक्टर क्या निकलेगा, ये गई रो गई, कॉलम गया, बचे हुए पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3, साथ में -1 की पावर इसकी पोजीशन आप बेटा यहां से देख सकते हो 1 3 इसकी पोजीशन है, तो आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 विल बी 4, पावर इवन आ गई तो आंसर 3 आ गया। ऐसे ही एक करके आप सबके कॉलम सबके कोफैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, आई होप ये डिफरेंस समझ में आएगा कि इसमें हम -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहां पे वो चीज नहीं करते हैं। ठीक है, और एक बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं इसमें कोफैक्टर्स के दौरान या माइनस के दौरान, वो क्या करते हैं इस नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। बेटा जब कोफैक्टर ले रहे हैं तो ये 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी के साथ ऐड या डिवाइड नहीं होगा, जो भी नंबर यहां पर है। बस आपको अगर 2 का कोफैक्टर निकालना है, उसकी रो उसका कॉलम इंक्लूडिंग 2 इग्नोर करना है, जो बचा हुआ पार्ट है बस उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो आपको कोफैक्टर देगा। राइट, आई होप यहां तक ये बात सारी समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर हम कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाने के बाद चेंज ना हो, दैट मींस अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसमें कोई इफेक्ट ना आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिखी हुई है, 3 -1 5 -1 2 1 5 1 6। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, आप अपने माइंड में इसको उठा के यहीं पे रोज को कॉलम बनाएंगे, 5 -1 2 1 5 1 6, ये बन गया ट्रांसपोज। अगर आप मैच करके देखेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इधर आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, कहता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये -a आ जाएगा। -a का मतलब है कि a के सारे एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उन सबके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसका ट्रांसपोज करिए, जरा रो को कॉलम बना दीजिए, इसको कॉलम बना दीजिए 13 0 -3। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। अगर आप जरा इन दोनों को नोटिस करेंगे तो इनके एलिमेंट सारे सेम होंगे बट साइन सारे डिफरेंट होंगे। जो चीज यहां पॉजिटिव होगी वो यहां नेगेटिव होगी, जो यहां नेगेटिव होगी वो यहां पे पॉजिटिव हो रखी होगी। ठीक है, इसलिए मैं अगर इसको इसमें से सारे टर्म में से मैं -1 को कॉमन निकाल लूं, -1 को कॉमन निकाल लूं
तो अंदर जो बचेगा वो होगा 0 माइनस 13 1, 13 0 माइनस 3 -1 प्लस 3 0। ठीक है, तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मेरी मैट्रिक्स A है इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स A है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अगर यहां तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहां पे डाउट आ रहा है और कहां पे आपको कुछ चीज समझने में मुश्किल हो रही है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए या आपके दोस्तों के लिए यूजफुल है तो प्लीज उन अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मैं बाद में समझाता हूं, पहले के एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स A के मैं चाहता हूं आप हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो आप बनाएं। जैसे मेरा पहला कोफैक्टर होगा C11, इसका कोफैक्टर अगर आप देखेंगे रो गई कॉलम गया 4 बचा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती तो एलिमेंट खुद आ जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली आप C12 का देखेंगे तो वो बनेगा यहाँ पे बेटा -1 के पावर 1 + 1 भी होगा, ये 4 यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 + 2, ये करेंगे आप तो 3 के लिए -5 आ जाएगा बेटा। फिर आ जाएगा C21 -1 की पावर 2 + 1, यह आ जाएगा 3, C22 -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, यह आ जाएगा इधर -2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा +5, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब आगे हम क्या करने वाले हैं। अब जो मैंने ये सारे बना लिए, हमारे जो कोफैक्टर्स हैं हम सारे कोफैक्टर्स बना चुके हैं, तो अब हमें करना क्या है, इन सभी कोफैक्टर्स की फिर से एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, एक फिर से मैट्रिक्स बनानी है और इस मैट्रिक्स में मैं एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा, इस एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स लिखूंगा। यानी अब मैं ये फिर पहले मेरी 2 × 2 मैट्रिक्स थी, अभी मैं 2 × 2 बना रहा हूं। ठीक है, बट अब मैं -2 जिस पोजीशन पे पड़ा है उस पोजीशन में -2 का कोफैक्टर लिखूंगा। -2 1 × 1 पे पड़ा था। ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या है 4, तो यहां पे 4 आ जाएगा। 3 1, 2 1 × 2। ठीक है, अब इसका इस 3 का कोफैक्टर क्या है 5। ठीक है, सिमिलरली -5 वाला का कोफैक्टर क्या है -3। जो पोजीशन -5 की होगी वो पोजीशन -3 की हो जाएगी। सिमिलरली 4 के लिए 4 की पोजीशन जहां 4 की पोजीशन पे उसका कोफैक्टर आ जाएगा, उसका कोफैक्टर है -2। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स बन गई इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको मैं बोलता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कोफैक्टर्स की हेल्प से बनाई गई है। ठीक है, अब मैं एक बार इस मैट्रिक्स को यहां लिख लेता हूं 4 5 -3 -2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स पड़े हैं मैंने सबके कोफैक्टर्स निकाले और हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, तो एक नई मैट्रिक्स बन गई। जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी, रो उठाई कॉलम बना दिया, रो उठाई कॉलम बना दिया, रो उठा के कॉलम बना। जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो जो ये न्यू मैट्रिक्स आई है बेटा, ये जो लास्ट मैट्रिक्स आपके पास आई है, ये हमारी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए थी, ये इसका एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट में आपको 2 मेजर स्टेप करने हैं। पहला मेजर स्टेप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, दूसरा मेजर स्टेप उसका ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी। जब आप 3 × 3 मैट्रिक्स करेंगे बहुत ज्यादा ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोफैक्टर्स गलत हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको बहुत ध्यान से कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगाने के बाद अक्सर बच्चे उसका ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। ट्रांसपोज करोगे देन जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा। बेटा ये मैंने आपको ये बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में होता क्या है। कहते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स ही है और सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है जिसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई होता है और वो स्केलर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ठीक है। अब मैं इस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात नहीं करी है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है तो इसका मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ये आगे आने वाली वीडियोस में हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके ओके, सो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा इस टॉपिक के साथ। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद जो एक टॉपिक मैट्रिसेस के अंदर अभी भी बचता है वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इसको नहीं डालूंगा क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक है। उसके लिए आपको फुल फ्लेज एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, उसमें वो सारा समझाऊंगा। इसमें इतना ही होगा।